ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो किसी ऐसे लड़के से मिलेगा जिससे वो डडली से भी ज़्यादा नफरत करेगा। लेकिन ये बात तब की थी जब तक वो ड्रेको मैलफॉय से नहीं मिला था। गरुद्वार के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स नागशक्ति हाउस के साथ सिर्फ जादुई काढ़े की क्लास में ही बैठते थे, इसलिए उनका मैलफॉय से ज़्यादा पाला नहीं पड़ता था। या कम से कम तब तक तो नहीं जब तक उन्हें गुरुद्वार के हॉल में लगा वो नोटिस नहीं दिखा, जिसे पढ़ने के बाद से उनके मुंह से आह निकल गई। उड़ने की क्लास गुरुवार को शुरू होने वाली थी और गरुड़द्वार और नाग शक्ति दोनों उसमें एक साथ सीखने वाले थे। बहुत बढ़िया, हैरी ने उदास होकर कहा। मैं तो हमेशा से यही तो चाहता था कि मैलफॉय के सामने मैं जादुई झाड़ू पर अपने आप को मूर्ख साबित करूं। उड़ना सीखने के लिए वो जितना बेताब था, उतना किसी दूसरी चीज सीखने के लिए नहीं था। तुम्हें क्या पता कि तुम अपने आप को मूर्ख साबित करोगे? रॉन ने समझदारी से कहा। मैं जानता हूँ कि मैलफॉय हमेशा डींगे हाँकता रहता है, वो कितना अच्छा क्विडिच खिलाड़ी है, पर मुझे लगता है कि वो फेंकता है। सच तो ये था कि मैलफॉय उड़ने के बारे में बहुत बातें करता था और वो जोर जोर से ये शिकायत करता था कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को क्विडिच टीम में शामिल होने का मौका क्यों नहीं दिया जाता। इसके साथ ही वो शेकी बगाड़ने वाली लंबी लंबी कहानियां सुनाया करता था, जो कि हमेशा उस मोड पे खत्म होती थी जब वो हेलीकॉप्टर में बैठे मंगलों से किस तरह बाल बाल बचाता। वैसे इस तरह की बातें करने वाला वो अकेला स्टूडेंट नहीं था। सीमस फिनिगन भी कहता रहता था कि उसने अपना ज्यादातर बचपन देहात में अपनी जादुई झाड़ू पर उड़ते हुए बिताया। यहाँ तक कि रॉन भी हर उस आदमी को बताता था जो उसकी बात सुनने के लिए तैयार होता था कि एक बार चार्ली की पुरानी झाड़ू पर वो एक हैंग ग्लाइडर से टकराते टकराते बचा था। जादूगर के परिवार से आया हर बच्चा क्विडिच के बारे में लगातार बातें करता था। फुटबॉल को लेकर रॉन की डीन थॉमस से पहले ही काफी बहस हो चुकी थी, जो उन्हीं के कमरे में सोता था। रॉन की समझ में नहीं आता था कि कैसे ऐसे खेल में मजा आ सकता है जिसमें केवल एक ही गेंद हो और किसी को उठने की इजाजत ही ना हो। हैरी ने देखा था कि डीन की वेस्ट हैम फुटबॉल टीम के पोस्टर में रॉन खिलाड़ियों को कोच रहा था और कोशिश कर रहा था कि खिलाड़ी हिले। नेविल जादुई झाड़ू पर कभी चढ़ा ही नहीं था, क्योंकि उसकी दादी ने उसे इसकी इजाजत नहीं दी थी। मन में हैरी को लगता था कि उन्होंने समझदारी का काम किया, क्योंकि जब नेविल के दोनों पैर धरती पर रहते थे तब भी उसके साथ कुछ अजब घटनाएं होती रहती थी। हरमाइनी ग्रेंजर भी उड़ने के लिए उतनी ही घबरा रही थी जितना कि नेविल। यही एक ऐसी चीज थी जिसे आप किताब में पढ़ के नहीं सीख सकते। वैसे ऐसा नहीं था कि उसने कोशिश नहीं की। गुरुवार को नाश्ते के समय पे हरमाइनी ने सबको बोर किया। वो उन्हें उड़ने के बारे में टिप्स दे रही थी, जो उसने लाइब्रेरी की एक बुक क्विडिच शुरुआत से आज तक से सीखी थी। नेविल उसके हर शब्द को कान लगा के सुन रहा था। वो हर उस चीज को जानने के लिए उतावला था जो बाद में जादुई झाड़ू पर सफलतापूर्वक चढ़ने में उसकी मदद कर सके। लेकिन बाकी लोग तो तब बहुत खुश हुए जब डाक आने से हरमाइनी का लेक्चर खत्म ही हो गया। हैग्रिड की चिट्ठी मिलने के बाद से ही हैरी के नाम कोई चिट्ठी आई ही नहीं और मैलफॉय ने इसे जल्दी ही भांप लिया था। मैलफॉय का ईगल उल्लू घर से उसके लिए हमेशा मिठाई का पैकेट लाता था, जिसे वो नागशक्ति के टेबल टेबल पर शान झाड़ते हुए खोलता था। एक कैरल उल्लू नेविल के लिए उसकी दादी का एक छोटा पैकेट लाया। उसने इसे एक्साइटेड होकर खोला। पैकेट में बड़े कांच के आकार की एक गेंद निकली जिसमें सफेद धुआं था। सब उसने सबको वो गेंद दिखाई। इसे भूल न जाना कहते हैं, उसने बताया। दादी जानती है मुझे भूलने की आदत है। ये आपको बताता है कि कहीं आप कोई चीज भूल तो नहीं गए। देखो, इसे कस के पकड़ते हैं इस तरह, और अगर ये लाल हो जाएगा तो उसका चेहरा लटक गया क्योंकि भूल न जाना अचानक से लाल हो गया था। तुम कुछ भूल गए हो। नेविल ये याद करने की कोशिश कर रहा था कि वह क्या भूल गया। तभी ड्रेको मैलफॉय, जो कि गुरुद्वार की टेबल के पास से गुजर रहा था, उसके हाथ से भूल न जाना छीन लिया उसने। हैरी और रॉन एकदम से खड़े हो गए और वो लोग मैलफॉय से लड़ने का बहाना ही ढूंढ रहे थे। लेकिन तभी प्रोफेसर मैगोनिगल, जो कि स्कूल के किसी टीचर से ज्यादा तेजी से समस्या को भांप सकती थी, पलक झपकते ही वहां पे आ गई। क्या हो रहा है? मैलफॉय ने मेरा भूल न जाना ले लिया है, नेविल ने कहा। गुस्से से घूरते हुए मैलफॉय ने भूल न जाना को एक बार फिर टेबल पे जल्दी से गिरा दिया। मैं तो बस देख रहा था, उसने कहा, और वो क्रैब और कॉयल के साथ वहां से खिसक लिया। उस दोपहर 3:30 बजे हैरी, रॉन और गढ़द्वार के बाकी बच्चे सामने वाली सीढ़ियों से उतर के मैदान में पहुंचे, जहां उनकी उड़ने की पहली क्लास थी।
मौसम काफी साफ था, हवा चल रही थी और घास उनके पैरों के नीचे चट चट की आवाज कर रही थी। वो लोग ढलवा मैदान से होते हुए एक सपाट मैदान की तरफ चढ़े जो अंधेरे जंगल की ऑपोजिट डायरेक्शन में था। दूसरे पेड़ दूर लहलाते हुए दिख रहे थे। नागशक्ति के स्टूडेंट्स तो पहले ही वहां पहुंच चुके थे। तकरीबन 20 जादुई झाड़ुएं लाइन से जमीनों पर रखी हुई थी। हैरी ने फ्रेड और जॉर्ज वीजली के मुंह से सुना था कि स्कूल की झाड़ुएं आदर्श नहीं थी क्योंकि ऊंचाई ज्यादा पर उड़ते समय उनमें से कुछ हिलने लगती थी और हमेशा थोड़ी बाईं तरफ ही उड़ती थी। उनकी टीचर मैडम हो आ चुकी थी। उनके बाल छोटे भूरे थे और पीली आंखें बाज की तरह थी। तो इंतजार किस बात का है? उन्होंने तेज आवाज में कहा। तुम सब एक एक जादुई झाड़ू के पास खड़े हो जाओ। चलो जल्दी करो। हैरी ने अपनी झाड़ू की तरफ देखा। ये पुरानी थी और उसमें से कुछ शाखाएं बाहर निकल रही थी। अपनी झाड़ू के ऊपर अपना दाहिना हाथ लाओ, मैडम होश ने कहा, और बोलो ऊपर। ऊपर सब चिल्लाए। हैरी की झाड़ू अचानक से ही उसके हाथों में कूद के आ गई, लेकिन बहुत कम झाड़ुओं ने ऐसा किया। हरमाइनी ग्रेंजर की झाड़ू तो जमीन पर से लुढ़की और नेविल की तो हिली भी नहीं। हैरी ने सोचा शायद घोड़ों की तरह झाड़ुएं भी समझ जाती हैं कि आप डरे हुए हैं। नेविल की आवाज की थरथराहट साफ बता रही थी कि वो अपने पैर जमीन पे ही रखना चाहता था। मैडम उश ने उन्हें बताया कि किस तरह झाड़ू पे चढ़ा जाए ताकि वो दूसरे सिरे से ना फिसले, और इसके बाद से वो इधर उधर घूम के उन्हें झाड़ू पकड़ने का सही तरीका सिखाती रही। जब मैडम हुश ने मेल्फॉय को बताया कि वो कई सालों से झाड़ू को गलत तरह से पकड़ रहा था तो हैरी और रॉन को मजा ही आ गया। अब जब मैं सीटी बजाऊंगी तो तुम जमीन पे पैर मार के उछलोगे। अपनी झाड़ू सीधी रखना, कुछ फुट ऊपर उठना और फिर हल्के से आगे की तरफ झुक के धीरे से नीचे उतारना। मेरी सीटें बजते ही 3, 2, इससे पहले कुछ होता, लेकिन नेविल तो इतना घबराया हुआ था और जमीन पर बने रहने से इतना डरा था कि उसने मैडम होच की सीटी के उनके होठों तक पहुंचने से पहले ही जमीन पे कस के पैर मार दिए। वापस आ जाओ लड़के, वो चीखी, लेकिन नेविल तो बोतल से निकले कॉक की तरह सीधे ऊपर उड़ रहा था। 12 फुट, 20 फुट। हैरी ने देखा कि जमीन से दूर होते ही नेविल का डरा हुआ चेहरा सफेद हो गया। उसका मुंह तो खुला ही हुआ था और फिर वो अपनी झाड़ू से फिसला और ढम, एक जोरदार आवाज, एक धमाका, और नेविल घास पे किसी गठरी की तरह औंधे मुंह पड़ा था। उसकी जादुई झाड़ू पर अब भी उसकी तरफ ऊपर की तरफ चली जा रही थी और फिर वो आलसी अंदाज में अंधेरे जंगल की तरफ बढ़ने लगी और एकदम से नजरों से ओझल हो गई। फिर मैडम उस नेविल के ऊपर झुकी और उसका चेहरा भी उतना ही सफेद था जितना कि नेविल का। कलाई की हड्डी टूट गई है। हैरी ने बुदबुदाते हुए उसे सुना। चलो उठो लड़के, कुछ भी नहीं हुआ है, उठो। वो बाकी क्लास की तरफ मुड़ी। तुम में से कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। मैं इस बच्चे को हॉस्पिटल ले जा रही हूँ। तुम इन झाड़ुओं को वहीं पड़े रहने दो जहाँ वो है, वरना तुम क्विडिच कह पाओ उससे पहले ही हॉगवर्ट्स से बाहर होगे। चलो बेटे। नेविल के चेहरे से आंसू आ रहे थे। उसने अपनी कलाई पकड़ रखी थी। वो मैडम होश के साथ लंगड़ाते हुए चल रहा था और मैडम उसके कंधे पे अपना हाथ रखे थी। जैसे ही वो इतनी दूर पहुंच गई कि आवाज ना आए तो मेल्फॉय ने ठहाका लगाया। तुमने मोटे का चेहरा देखा था? नागशक्ति के दूसरे स्टूडेंट्स भी उसके साथ हंस रहे थे। चुप रहो मेल्फॉय, पार्वती पाटिल ने कड़वा हाथ से कहा। आहा, लॉन्ग बॉटम की तरफदारी कर रही हो? पेंसी पकिंसन नाम की सख्त चेहरे वाली नागशक्ति लड़की ने कहा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें रोने वाले छोटे बच्चे पसंद आते होंगे पार्वती। देखो, मेल्फॉय ने आगे की तरफ झपट कर घास में से कुछ उठाते हुए कहा। ये रही वो मोटतापुन चेन जो लॉन्ग बॉटम को उसकी दादी ने भेजी थी। जब उसने भूलना जाना ऊपर उठाया तो वो सूरज की रोशनी में चमकने लगा। इसे मुझे दे दो मेल्फॉय, हैरी ने धीरे से कहा। सब चुप होके उन्हीं दोनों को देखने लगे। मेल्फॉय के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। मैं सोचता हूँ किसी ऐसी जगह पे रख दूं जहाँ लॉन्ग बॉटम इसे उठा सके, जैसे किसी पेड़ के ऊपर। इसे मुझे दे दो, हैरी चीखा, लेकिन मेल्फॉय अब तक अपनी जादुई झाड़ू पे कूद के चढ़ गया और ऊपर उड़ने लगा। वो झूठ नहीं बोल रहा था, वो अच्छी तरह उड़ सकता था। बलूत के पेड़ की सबसे ऊंची शाखा के ऊपर पहुंच जाने के बाद वो बोला, आओ इसे ले लो पॉटर। हैरी ने अपनी झाड़ू उठाई। हरमाइनी चिल्लाई, नहीं, मैडम हुश ने हमसे कहा है हम हिले भी नहीं। तुम हम सबको मुसीबत में डाल दोगे। हैरी ने उसकी बात नहीं सुनी।
उसके कानों में खून की गर्मी थी। वो अपनी झाड़ू पे चढ़ा, जमीन से तेजी पे पैर मारा और उछला। वो ऊपर ऊपर उड़ता गया। हवा उसके बालों से तेजी से जा रही थी और उसके कपड़े हवा में उसके पीछे लहरा रहे थे। एक जबरदस्त खुशी के साथ उसे ये एहसास हुआ कि कोई चीज तो ऐसी थी जो वो बिना सिखाए कर सकता था। ये काफी आसान था और अद्भुत भी। उसने अपनी जादुई झाड़ू को थोड़ा और ऊपर किया और उससे जमीन पर खड़ी लड़कियों की चीखें और आवाजें सुनाई दे रही थी, और रॉन की प्रशंसा भरी शाबाशी भी। उसने अपनी जादुई झाड़ू को हवा में ही मेलफॉय की तरफ मोड़ा और उसके सामने आ गया। मेलफॉय को तो काटो खून नहीं था। इसे मुझे दे दो, हैरी ने कहा, वरना मैं तुम्हें झाड़ू से नीचे गिरा दूंगा। ऐसा क्या? मेलफॉय ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन साफ नजर आ रहा था कि उसे चिंता हो रही थी। हैरी न जाने कैसे ही जानता था कि क्या करना है। वो आगे झुका, अपने दोनों हाथों से झाड़ू को कस के पकड़ा और किसी भाले की तरह मेलफॉय की तरफ तेजी से चल पड़ा। मेलफॉय समय रहते ही रास्ते से हट गया। फिर हैरी ने एक तीखा मोड़ लिया और झाड़ू को बीच हवा में ही रोक दिया। नीचे खड़े कुछ लोग ताली बजाने लगे। मेलफॉय, यहाँ पे तुम्हारी जान बचाने के लिए ग्रैब और कॉल नहीं है, हैरी ने उसे याद दिलाया। यही मेलफॉय भी सोच रहा था। अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, मेलफॉय चीखा और कांच की गेंद को हवा में उछाल कर जल्दी से जमीन पे लौट आया। हैरी ने जैसे ही धीमी गति में देखा कि गेंद हवा में उड़ रही है और फिर वो गिरने लगी, तो वो आगे झुका और उसने अपनी झाड़ू के हैंडल को नीचे की तरफ किया। अगले पल वो तेजी से सीधे उतरते हुए गेंद का पीछा कर रहा था। हवा में से उसके कानों में सीटी बज रही थी। उसे देखने वालों की चीखें सुनाई दे रही थी और उसने अपना हाथ फैलाया और जमीन से 1 फुट ऊपर गेंद पकड़ ली। समय रहते ही उसने अपनी झाड़ू को सीधा किया और फिर घास पे हल्के से लुढ़क गया। भूल न जाना उसकी मुट्ठी में सुरक्षित था। हैरी पॉटर। जितनी तेजी से उसने गोता लगाया था, उसका दिल उतने ही तेजी से डूब गया था, क्योंकि प्रोफेसर मैगोनागल उनकी तरफ भागती हुई आ रही थी और वो अपने कांपते पैरों पे खड़ा हुआ था। कभी नहीं, मैंने हॉगवर्ट्स में ऐसा पहले कभी। प्रोफेसर मैगोनागल सदमे के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी और चश्मे के पीछे से उनकी आंखें गुस्से से तमतमा रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी गर्दन टूट सकती थी। और उसकी गलती नहीं थी प्रोफेसर। चुप रहो मिस पटेल। लेकिन मेलफॉय, रहने दो मिस्टर वीजी। पॉटर, मेरे पीछे आओ अभी। हैरी ने चलते चलते मेलफॉय, क्रैब और गॉयल की मुस्कान देखी। जब प्रोफेसर मैगोनागल महल की तरफ बढ़ी तो हैरी मुर्दा पैरों से उनके पीछे पीछे चल रहा था। वो जानता था कि उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। वो अपने बचाव में कुछ कहना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे उसके आवाज में कहीं कुछ गड़बड़ हो गई थी। प्रोफेसर मैगोनागल उसकी तरफ देखे बिना ही धड़धड़ाते हुए चलती जा रही थी। उनके साथ चलने के लिए उसे लगभग दौड़ना ही पड़ रहा था। अब उसने ऐसा कर दिया था, वो 2 सप्ताह भी नहीं टिक पाएगा। वो 10 मिनट में अपना संदूक जमा रहा होगा और जब वो डजली फैमिली की चौखट पे दोबारा मिलेगा तो वो लोग क्या कहेंगे। वो सामने वाली सीढ़ियों से चढ़े और अंदर जाने के बाद मार्बल की सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर गए, लेकिन इसी बीच प्रोफेसर मैगोनागल ने उससे एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने झटका देके दरवाजों को खोला, गलियारों में तेजी से चलती रही और हैरी दुखी मन से उनके पीछे भागता रहा। शायद वो उसे डम्बलडोर के पास ले जा रही हैं। उसने हैग्रिड के बारे में सोचा, जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था, लेकिन रखवाले के रूप में वहां रहने दिया। शायद वो भी हैग्रिड का असिस्टेंट बनकर वहां रह सकता था। उसके पेट में तो मरोड़े उठने लगी थी जब उसने ये सोचा कि रॉन और दूसरे लोग जादू बन चुके हैं, और जबकि वो हैग्रिड का बैग टांग के मैदान में इधर से उधर घूम रहा है। प्रोफेसर मैगोनागल एक क्लास के बाहर रुक गईं। उन्होंने दरवाजा खोला और अपना सिंदरन डाला। माफ कीजिए प्रोफेसर फ्लिटविक, क्या मैं कुछ देर के लिए वुड को ले सकती हूँ? वुड? हरी ने हैरानी सोचा, क्या वुड कोई लड़की थी जिससे वो उसकी पिटाई कराना चाहती थी? लेकिन वुड 5th ईयर का एक हट्टा कट्टा लड़का निकला, जो कि फ्लिटविक की क्लास से बाहर आते समय काफी उलझन में दिख रहा था। तुम दोनों मेरे पीछे आओ, प्रोफेसर मैगोनागल ने कहा, और वो सभी गलियारों में चल पड़े। फिर वो हैरी की तरफ उत्सुकता से देख रहा था। अंदर, यहाँ पे प्रोफेसर मैगोनागल ने उन दोनों को एक क्लासरूम दिखाया जो कि खाली था, सिवाय पीव्स के, जो कि ब्लैक बोर्ड पर गालियां लिखने में जुटा था। बाहर पीव्स, वो चिल्लाई। पीव्स ने कूड़ेदान में चाक फेंकी और जिसकी तेज आवाज आई और उसके बाद वो चिल्लाता हुआ बाहर चला गया। उसके जाने के बाद प्रोफेसर मैगोनागल ने दरवाजा बंद कर दिया और उन दोनों की तरफ गर्दन घुमाई। पॉटर, ये ओलिवर वुड है। वुड, मैंने तुम्हारा नया खोजी ढूंढ लिया है। वुड के चेहरे के तो भाव ही बदल गए थे। पहले जहाँ आश्चर्य था, अब वहाँ खुशी दिख रही थी। आप सच कह रही हैं प्रोफेसर? बिल्कुल।
प्रोफेसर मैगोनिगल ने कहा, इस लड़के में जन्मजात प्रतिभा है। मैंने आज तक किसी को इस तरह उड़ते नहीं देखा। क्या जादुई झाड़ू पर चढ़ने का ये तुम्हारा पहला मौका था, पॉटर? हैरी ने चुपचाप सिर हिलाया। उसे तो जरा भी अंदाजा नहीं था कि हो क्या रहा था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि उसे निकाला नहीं जाएगा। इस वजह से उसके पैर में थोड़ी जान लौट आई थी। प्रोफेसर मैगोनिगल ने वुड को बताया, इसने उस चीज को 50 फुट गोता लगाने के बाद अपने हाथ में पकड़ लिया और इसे खरोच तक नहीं आई। चार्ली वीजली भी ऐसा नहीं कर सकता था। वुड का चेहरा अब ऐसा दिख रहा था जैसे उसे सभी सपने एक साथ सच हो चुके थे। कभी क्विडिच का मैच देखा है, पॉटर? उसने रोमांच से पूछा। वुड गरुड़वा टीम का कैप्टन है, प्रोफेसर मैगोनिगल ने बताया। इसका शरीर भी बिल्कुल खोजी की तरह है, वुड ने कहा, जो अब हैरी के चारों तरफ घूमकर उसे देख रहा था। चपल, फुर्तीला। हमें इसे एक अच्छी सी झाड़ू दिलानी होगी, प्रोफेसर। मुझे लगता है निम्बस 2000 या क्लीन स्वीप। मैं प्रोफेसर डम्बलडोर से बात करूंगी और देखूंगी कि क्या हम फर्स्ट ईयर के नियम में ढील दे सकते हैं। ईश्वर जानता है, हमें पिछले साल से अच्छी टीम चाहिए। आखिरी मैच में नागशक्ति ने हमें रौंद डाला था और मैं सप्ताह तक सेवरस स्नेप से आंखें नहीं मिला पाई थी। प्रोफेसर मैगोनिगल ने अपने चश्मे के ऊपर से हैरी की सख्ती से घूरा। मैं ये सुनना चाहूंगी कि तुम मेहनत से सीख रहे हो, पॉटर, वरना मैं तुम्हें सजा देने में अपना इरादा बदल लूंगी। फिर वो अचानक से मुस्कुराई। तुम्हारे डैडी को तुम पे गर्व होता। वो खुद बहुत अच्छे क्विडिच प्लेयर थे। तुम मजाक कर रहे हो, ये डिनर की बात थी। हैरी ने रॉन को अभी अभी पूरा किस्सा बताया था कि प्रोफेसर मैगोनिगल के साथ मैदान से जाने के बाद क्या हुआ था। रॉन के हाथ में स्टिक और किडनी की बड़ी कचौड़ी का टुकड़ा था जिसे वो मुंह की तरफ आधी दूरी तक ले गया था, लेकिन वो इसके बारे में भूल चुका था। खोजी, उसने कहा, लेकिन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को तो कभी भी तुम सबसे कम उम्र के हाउस प्लेयर होगे, लगभग 100 सालों में। हैरी ने कचौड़ी को अपने मुंह में ठूसते हुए कहा। दोपहर के रोमांच के बाद उसे खासी भूख लग रही थी, मुझे वुड ने बताया है। रोहन काफी आश्चर्यचकित था, इतना प्रभावित था कि वो बस बैठा ही रहा और हैरी का मुंह ताकता रहा। मुझे अगले सप्ताह सीखना शुरू करना है, पर किसी को बताना मत, वुड इसे सबसे छुपा के रखना चाहता है। तभी फ्रेड और जॉर्ज डीजली वहां आ गए और उन्होंने हैरी को देखा और वो जल्दी से उसके पास आ गए। शाबाश, वुड ने हमें बताया है, हम भी टीम में हैं, हम मारक हैं। मैं तुमसे कह देता हूँ, हम लोग इस साल निश्चित रूप से क्विडिच कप जीतने वाले हैं, फ्रेड ने कहा। जब से चार्ली गया है तब से हम नहीं जीते हैं, लेकिन इस साल की टीम बहुत बढ़िया होगी। तुम्हारा खेल सचमुच अच्छा होगा, हैरी, क्योंकि तुम्हारे बारे में बोलने समय वुड लगभग कूद ही रहा था। बहरहाल हमें कहीं जाना है। लीडर जॉर्डन कह रहा था कि उसने स्कूल से बाहर जाने का एक नया खुफिया रास्ता मिला है। शर्त लगा लो, ये ग्रेगरी चापलूस की मूर्ति के पीछे वाला रास्ता होगा जिसे हमने पिछले हफ्ता में ही खोज लिया था। अच्छा, तो फिर मिलते हैं। फ्रेड और जॉर्ज अभी मुश्किल से गए ही थे कि तभी एक और व्यक्ति आया जिसका वहां पे स्वागत नहीं हो सकता था। मेलफॉय। और एक तरफ क्रैब, दूसरी तरफ गॉयल। आखिरी पर खाने खा रहे हो, पोटर? तुम लोगों के पास जाने वाली ट्रेन में कब बैठ रहे हो? जमीन पे वापस लौटने के बाद तुम ज्यादा बहादुरी दिखा रहे हो, क्योंकि अब तुम्हारे छोटे दोस्त तुम्हारे साथ हैं, हैरी ने ठंडेपन से कहा। जाहिर है क्रैब और कर्ल कहीं से छोटे नहीं थे, लेकिन ऊंची टेबल टीचर से भरी हुई थी, इसलिए दोनों में से कोई भी उंगलियां चटकाने या कहर ढाने वाली नजरों से देखने में कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं सकता था। मैं तुमसे किसी भी तरह अकेले निपट सकता हूँ, हैरी, माल्फॉय ने कहा। अगर तुम चाहो तो आज रात को ही जादूगरों की लड़ाई केवल छड़ियों से, शरीर से एक दूसरे को छुए बिना। क्या हुआ, पहले कभी जादूगरों की लड़ाई के बारे में सुना नहीं है ना? ऐसे कैसे नहीं सुना, रॉन ने पलटते हुए कहा। मैं उसका साथी रहूंगा और तुम्हारा कौन रहेगा? मेलफॉय ने क्रैब और कॉयल की तरफ देखा और उन्हें तोला। क्रैब, तो आधी रात का समय ठीक है, हम ट्रॉफी रूम में मिलेंगे, वो हमेशा खुला रहता है। जब मेलफॉय चला गया तो रॉन और हैरी एक दूसरे की तरफ देखा। जादूगरों की लड़ाई क्या होती है, हैरी ने पूछा, और इस बात से तुम्हारा क्या मतलब था कि तुम मेरे साथी हो? अरे साथी वो होता है जो तुम्हारे मरने के बाद भी लड़ना जारी रखता है, रॉन ने इत्मीनान से कहा और आखिरकार अपनी ठंडी कचौरी खाना शुरू की। हैरी के चेहरे के भाव देखते हुए उसने तुरंत कहा, लेकिन लोग केवल सचमुच की लड़ाई में मरते हैं, यानी असली जादूगरों की लड़ाई में। तुम और मैलफॉय तो ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे की चिंगारियां ही निकाल पाओगे। तुम्हें से कोई भी इतना जादू नहीं जानता कि सचमुच का नुकसान हो। वैसे मैं शर्त लगा सकता हूँ कि उससे उम्मीद थी कि तुम मना कर दोगे। और क्या होगा अगर मैं अपनी छुड़ा छड़ी घुमाऊं और कुछ हुआ ही ना, तो
तो छड़ी दूर फेंक देना और उसकी नाक पर एक मुक्का मार देना, रॉन ने सजेस्ट किया। माफ करना। उन दोनों ने दिप पर देखा। हरमाइनी ग्रेंजर थी। क्या कोई इस जगह शांति से नहीं खा सकता? रॉन ने कहा। हरमाइनी उसकी बात अनसुनी कर दी और हैरी से कहा, न चाहते हुए भी मैंने सुन लिया है कि तुम और मैलफॉय के बीच क्या बातें हुई है। मैं शर्त लगाती हूँ कि तुम चाहती हो तो ऐसा नहीं होता। रॉन बुदबुदाया। तुम्हें रात के समय स्कूल में इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। जरा सोचो तो सही, अगर तुम पकड़े गए तो गुरुद्वार के पॉइंट कम हो जाएंगे और तुम्हारा पकड़ा जाना तय है। सच कहा जाए तो तुम बहुत स्वार्थी हो और सच कहा जाए तो तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हैरी ने कहा। गुड बाय, रॉन ने कहा। बहरहाल इसे दिन का आदर्श अंत तो नहीं कहा जा सकता था, लेकिन हैरी देर रात तक जाते हुए सोच रहा था कि जब वो डीन और सीमस के खराटे सुन रहा था, नेविल अभी तक हॉस्पिटल से लौटा ही नहीं था। जॉन उसे पूरी शाम सलाह दे रहा था, जैसे अगर वो तुम्हें श्राप देने की कोशिश करे तो बेहतर होगा कि तुम झुक जाओ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि श्राप से कैसे बचा जाता है। इस बात की काफी संभावना थी कि फिल्च या मिसेस नॉरिस उन्हें पकड़ लेंगे। हैरी को लग ही रहा था कि वो अपनी किस्मत पे कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहा था और आज ही के दिन स्कूल का एक और नियम तोड़ने जा रहा था। दूसरी तरफ मेलफॉय का हंसी उड़ता हुआ चेहरा उसकी आंखों में बार बार सामने आ रहा था। मेलफॉय को आमने सामने की लड़ाई में हराने का ये बहुत सुनहरा मौका था। वो इसे छोड़ना नहीं चाहता था। 11:30 बजे हैं। जॉन ने कहा, बेहतर होगा कि हम चल दें। उन्होंने अपनी ड्रेसिंग गाउन पहने, छड़ियाँ उठाई और धीमे से टावर रूम को पार किया। घुमावदार सीढ़ियों से उतरते हुए वो गुरुद्वार के हॉल में आ गए। अंगीठी में अब भी कुछ अंगारे सुलग रहे थे, जिनकी वजह से कुर्सियां काली छायों की तरह दिख रही थी। वो दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि तभी उनके पास वाली कुर्सी से आवाज आई। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम ये करने जा रहे हो हैरी। एक लैम्प मिलता हुआ नजर आया। ये हरमाइनी ग्रेंजर थी, जो गुलाबी ड्रेसिंग गाउन पहनी थी और उसकी त्योरा चढ़ी हुई थी। तुम, रॉन ने गुस्से से कहा, अपने बिस्तर में जाओ। मैंने लगभग तुम्हारे भाई को बता ही दिया था। हरमाइनी ने पलट के कहा, पसी परफेक्ट है, वो इसे रोक सकता है। अरे कोई यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई दूसरों के मामले में इतनी टांग कैसे अड़ा सकता है। चलो, उसने रॉन से कहा। उसने मोटी औरत की तस्वीर को धकेला और छेद में से उतर गया। हरमाइनी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वो भी तस्वीर के छेद से बाहर आके रॉन के पीछे पीछे आ गई और किसी गुस्सैल बतख की तरह आवाज निकाल रही थी। क्या तुम्हें गुरुद्वार की कोई परवाह नहीं है? क्या तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है? मैं नहीं चाहती कि नाग शक्ति हाउस कब जीत जाए। तुम लोगों सारे पॉइंट गवा दोगे जो मैंने काया पलट का मंत्र जानने के कारण प्रोफेसर मैकगोलिकल से हासिल किए थे। अब जाओ भी। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे देती हूँ। जब तुम कल घर जाने वाली ट्रेन में बैठो तो ये याद रखना कि मैंने क्या कहा था। तुम लोग कितने, लेकिन वो लोग क्या थे ये उन्हें पता ही नहीं चल पाया। हरमाइनी अंदर जाने के लिए मोटी औरत की तस्वीर के पास वापस लौटी, लेकिन तस्वीर खाली थी। मोटी औरत तो किसी से मिलने चली गई थी और हरमाइनी गर्दवार डोर के साथ टावर के बाहर ही खड़ी रह गई। अब मैं क्या करूं? उसने तीसी तीखी आवाज में पूछा। ये तुम्हारी समस्या है, हमें जाना है, हमें देर हो रही है, रॉन ने कहा। वो लोग अभी गलियारे में छोर तक भी नहीं पहुंच पाए थे, तभी हरमाइनी बिन के पीछे पीछे आ गई। मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ, उसने कहा। नहीं, तुम नहीं आ रही हो। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे बाहर खड़ी रहूंगी और फिल्च का इंतजार करूंगी वो आके मुझे पकड़ ले? अगर वो हम तीनों को पकड़ लेगा तो मैं उसे सच बता दूंगी कि तुम लोगों को रोकने की कोशिश ही कर रही थी और तुम लोग मेरी बात का समर्थन कर रहे हो। तुम्हारे हौसले की तो दाद देनी होगी, रॉन ने जोर से कहा। तुम दोनों चुप रहो, हैरी ने कहा। कोई आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सू सू करके सांस ले रहा है। मिसेस नॉरिस, रॉन ने अंधेरे में झांकने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन वहां पे मिसेस नॉरिस तो नहीं थी। ये तो नेवल था, जो कि फर्श पर कुट्टी मुट्टी लेटा था और गहरी नींद में सोया हुआ था। लेकिन जैसे ही वो लोग उसके पास पहुंचे वो जाग चुका था। भगवान का शुक्र है तुम लोग मिल गए। मैं कई घंटों से यहाँ पे पड़ा हूँ, मुझे नया पासवर्ड याद ही नहीं आ रहा, इसलिए मैं अंदर नहीं जा सकता। थोड़ा धीरे बोलो नेविल, पासवर्ड फिक्स आउट है, लेकिन हाल फिलहाल ये तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा क्योंकि मोटी औरत कहीं चली गई है। अब तुम्हारा हाथ कैसा है? हैरी ने कहा। अच्छा है, नेविल ने उसे हाथ दिखाते कहा। मैडम वॉफरी ने इसे 1 मिनट में ठीक कर दिया। अच्छा देखो नेविल, हमें कहीं जाना है, हम तुमसे बाद में मिलते हैं। मुझे छोड़ के मत जाओ। नेविल ने अपनी पैरों पे मुश्किल से खड़े थे। मैं यहाँ पे अकेला नहीं रहना चाहता। खूनी नवाब पहले ही यहाँ से 2 बार गुजर चुका है। रॉन ने अपनी घड़ी देखी और फिर गुस्से से हरमाइनी और नेविल को घूरा।
अगर तुम दोनों में से किसी की भी वजह से हम पकड़े गए तो मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक क्विरल का बताया भूतों का श्राप सीख कर तुम पे उसका प्रयोग न कर लूं। हरमाइनी ने अपना मुंह खोला, शायद रॉन को यह बताने के लिए कि भूतों के श्राप का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, लेकिन हैरी ने उसे चुप रहने का इशारा कर दिया और उन सभी को आगे बढ़ने का संकेत दिया। वो लोग गलियारे से आगे बढ़े जहां ऊंची खिड़कियों से आती चांदनी की रोशनी थी। हर मोड़ पे हैरी फिल्च या मिसेस नॉरिस से टकराने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उनकी किस्मत आज अच्छी थी। वो तीसरी मंजिल तक जाने वाली सीढ़ी पर तेजी से चढ़े और पंजों के बल उतर के ट्रॉफी रूम तक पहुंच चुके थे। मैलफॉय और क्रैब अब तक वहां आए नहीं थे। चांदनी जहां पे पड़ रही थी उस स्फटिक की टॉफियां चमक रही थी। कप, शील्ड, प्लेट, मूर्तियां अंधेरे में चांदी और सोने की छटा बखेर रही थी। वो दीवारों से सट के आगे बढ़ ही रहे थे। उनकी निगाहें कमरे के दोनों सिरों पर लगे दरवाजों पे थी। हैरी ने अपनी छड़ी निकाल ली क्योंकि उसे डर था कि मैलफॉय अचानक उस पर कूदेगा और तत्काल लड़ना शुरू कर देगा। कई मिनट गुजर चुके थे। उसे देर हो गई है, शायद वो डर गया होगा, रॉन फुसफुसाया। तभी अगले कमरे से आवाज आई जिसने उन्हें चौंका दिया। हैरी ने अपनी छड़ी को उठाए ही था कि तभी उन्हें किसी के बोलने की आवाज आई, और ये मैलफॉय की आवाज तो नहीं थी। जरा चारों तरफ सुनो तो सही, मेरी रानी। वो लोग किसी कोने में छुपे होंगे। ये फिल्च की आवाज थी जो कि मिसेस नॉरिस से बोल रहा था। हैरी दहशत में आ चुका था। उसने हड़बड़ा के बाकी तीनों को फटाफट अपने पीछे आने का इशारा दिया। वो लोग फिल्च की आवाज से दूसरी तरफ वाले दरवाजे से चुपचाप खिसक लिए। नेविल का दुशाला दरवाजे से बस बाहर निकला ही था कि तभी उन्हें फ्रिज के ट्रॉफी रूम में घुसने की आवाज आई। वो यहीं कहीं पर है, शायद छुपे हुए हैं इस रास्ते से, हैरी ने अपने साथियों से कहा। आतंकित होकर वो लोग एक लंबे गलियारे में झुककर चलने लगे जो कि कवचों से भरा हुआ था। उन्हें सुनाई दे रहा था कि फ्रिज करीब आ रहा है। नेविल अचानक डर कर चीखा और दौड़ पड़ा और फिसल गया। फिसलते समय उसने रॉन की कमर पकड़ ली और वो दोनों एक कवच पे गिर गए। टकराने और गिरने की आवाज पूरे महल को जगाने के लिए काफी थी। और हैरी चीखा और चारों गलियारों में तेजी से दौड़ने लगे। उन्होंने मुड़ के भी नहीं देखा था कि फिल्च पीछे आ रहा था या नहीं। दरवाजे की चौखट पे वो मुड़कर वो एक के बाद एक दूसरे गलियारे में सरपट दौड़ते रहे। हैरी सबसे आगे था, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो कहाँ थे और कहाँ जा रहे थे। वो लोग एक दीवार पे लगे पर्दे को फाड़ते हुए अंदर घुसे और उन्होंने खुद को एक खुफिया रास्ते के अंदर पाया। इसमें वो टकराते और भड़बड़ाते हुए दौड़े। इस रास्ते में से वो सम्मोहन की क्लास के पास निकले और वो जानते थे कि ये जगह ट्रॉफी रूम से कई मीलों दूर है। लगता है हम बच गए हैं, हैरी ने हाँफते हुए कहा। उसने ठंडी दीवार से टिककर माथे का पसीना पोंछा। नेविल दोहरा हो गया था और वो घरघराहट के साथ सांसें ले रहा था और फुफकारने जैसी आवाजें ले रहा था। मैंने मैंने तुमसे कहा था, हाँ, हरमानी ने हाँफते हुए कहा, सीने पे लटके ड्रेस के फंदे को पकड़ते हुए बोली। मैंने तुमसे कहा था ना, हमें घरद्वार टावर की तरफ लौटना है। रॉन ने कहा, जल्दी से जल्दी। मेल्फॉय ने तुम्हारे साथ चाल चली है। हरमानी ने, तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं? तुमसे लड़ने का उसका कभी इरादा था ही नहीं। फिर को पता था कि ट्रॉफी रूम में जरूर कोई आने वाला है। जरूर मेल्फॉय ने उसे बताया होगा। मैरी ने सोचा कि शायद वो सही कह रही थी, लेकिन वो उसके सामने ये मानने को तैयार नहीं था। चलो वापस चलते हैं। लेकिन ये काम उतना आसान नहीं था। वो भी 12 कदम ही चले होंगे कि तभी एक दरवाजे का हैंडल घुमा और उनके सामने वाली क्लासरूम से कोई चीज तेजी से उड़ते हुए आई। ये पीव्स था। उसने उन्हें देखा और खुशी के मारे किलकारी भरी, चुप रहो पीव्स, प्लीज, तुम्हारे कारण स्कूल से निकाल दिया जाएगा। पीव्स खिलखिलाया, आधी रात को बाहर घूम रहे हो फर्स्ट ईयर के बच्चों? बदमाशी करते हो और पकड़े जाने से डरते हो। अगर तुम नहीं बताओगे तो हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा। पीव्स, प्लीज, मुझे फिल्स को बता देना चाहिए, जरूर बताना चाहिए। पीव ने संदेह से आवाज में कहा, लेकिन उसकी आंखों में शैतानी दिख रही थी। तुम तो जानते ही हो ये तुम्हारे भले के लिए। हमारे रास्ते से हट जाओ, रॉन ने कहा और पीव्स को झपट के मारने की कोशिश भी की। ये बहुत बड़ी गलती थी। विद्यार्थी बिस्तर से बाहर हैं, पीव्स गला फाड़ के चीखा। विद्यार्थी बिस्तर से बाहर निकल के सम्मोहन गलियारे में घूम रहे हैं। पीव्स के नीचे से झुकते हुए वो लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे, सीधे गलियारे से आखिरी सिरे तक, जहाँ पे वो एक दरवाजे से धड़ से टकराए जिसका ताला बंद था। अब तो फंस गए, रोहन ने सहारते हुए कहा। उसने दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश की, पर वो खुला ही नहीं। अब हमारे काम लग गए, हमारा तो खेल ही खत्म हो गया। उन्हें कदमों की आवाज सुनाई दी। फिल्च पीव्स की चीखों की तरफ तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था। चलो एक तरफ हटो, हरमाइनी ने कहा।
अलो मोरा। ताले में क्लिक की आवाज आई और दरवाजा खुल गया। फिर वो लोग एक साथ अंदर घुसे। तेजी से दरवाजा बंद कर लिया और उस पर कान लगा के बाहर की बातें सुनने लगे। फिच कह रहा था, वो लोग किस तरफ गए हैं पीव्स? जल्दी बताओ। पहले प्लीज कहो। परेशान मत करो प्लीज, वो लोग कहाँ गए हैं? जब तक तुम प्लीज नहीं कहोगे मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। पीव्स ने चिढ़ाते हुए गुनगुनाती आवाज में, ठीक है प्लीज। कुछ नहीं, हा हा हा, मैंने तुमसे कहा था कि जब तक तुम प्लीज नहीं कहोगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। हा हा हा। और फिर उन्होंने पीव्स के गायब होने और गुस्से में फिल्च के गालियां देने की आवाजें सुनी। वो सोच रहा होगा कि इस दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। हैरी फुसफुसाया, मुझे लगता है हम लोग सही सलामत बच गए हैं। हटो भी नेविल। नेविल पिछले 1 मिनट से हैरी के ड्रेसिंग गाउन के सिरे से लगभग लटका हुआ था। क्या है? हैरी घूमा। उसने देखा। उसने साफ साफ देखा कि वहां क्या था। एक पल के लिए तो हैरी को लगा जैसे कोई बुरा सपना देख रहा है वो। और अब तक जितना कुछ हुआ था उसके बाद तो ये बहुत बड़ी बात थी। वो लोग किसी कमरे में नहीं थे जैसा वो सोच रहे थे। वो लोग एक गलियारे में थे, तीसरी मंजिल का गलियारा, जहाँ जाना मना था। और अब उन्हें पता चल गया था कि वहां आना क्यों मना था। वो एक राक्षसी कुत्ते की आंखों को सीधे देख रहे थे। एक ऐसा कुत्ता जिसने छत और फर्श के बीच की सारी जगह घेर रखी थी। उसके सिर 3 सर थे, 3 जोड़ी बाहर निकलती पगलाई हुई आंखें थी, 3 नाक थी जो उनकी दिशा में सिकुड़ हिल रही थी, 3 लाल टपकाते मुंह थे और पीले नुकीले दांतों से लाल लसीली रस्सियों में लटकी थी। वो बिल्कुल चुपचाप खड़ा था और उसकी सभी 6 आंखें उन्हें घूर रही थी। हरी समझ गया कि वो लोग अब सिर्फ इसलिए जिंदा थे क्योंकि उनके अचानक आ जाने से वो हैरान हो गया था। लेकिन अब वो इससे उबर रहा था। उसके भयंकर गुर्राने का मतलब ये था कि किसी से कोई गलती नहीं हो सकती है। हैरी ने दरवाजे का हैंडल पकड़ा। फिल्च और मौत के बीच अगर उसे चुनना होगा तो वो फिल्च को ही चुनेगा। वो लोग पीछे हटे। हैरी ने दरवाजे को धड़ाम से बंद कर दिया और वो लोग जान छोड़ा के भागे। लगभग उड़ते हुए वो गलियारे से बाहर निकले। निश्चित रूप से फिल्च उन लोगों को ढूंढने के लिए तेजी से कहीं और चला गया, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं दिखा। लेकिन उन्हें इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। वो तो सिर्फ इतना चाहते थे कि उस राक्षस से जितना दूर हो सके उतना दूर जाएं। उन्होंने तब तक दौड़ना बंद न किया जब तक कि वो 7वीं मंजिल पर मोटी औरत की तस्वीर के सामने नहीं पहुंच गए। तुम लोग कहाँ थे? मोटी औरत ने कहा, अपने कंधों से लटकते हुए ड्रेसिंग गाउन और लाल पसीना से हो रहे चेहरे को देखकर कह रही थी वो। उसकी चिंता मत करो, पिक्स नाउट, हैरी ने हाँफते हुए कहा। और तस्वीर आगे की तरफ झूल गई और वो लोग हॉल में घुसे और कांपते हुए कुर्सियों पर लुढ़क गए। कुछ देर तक उनमें से किसी ने कुछ नहीं कहा। नेविल तो ऐसा लग रहा था जैसे अब कभी कुछ भूलेगा ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है इस तरह का भयानक जानवर स्कूल में क्यों रखा है? रॉन ने कहा, अगर किसी कुत्ते को व्यायाम की जरूरत है तो वो इसी कुत्ते को है। हरमानी ने सांस एक बार फिर नॉर्मल की और एक बार फिर से चिड़चिड़ी हो गई। तुम लोग अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं करते हो, है ना? क्या तुमने नहीं देखा कि वो किस चीज पे खड़ा था? फर्श पे। हैरी ने कहा, मैं उसके पैर को नहीं देख रहा था, मैं तो उसके सर देखने में व्यस्त था। नहीं, फर्श पर नहीं, वो एक चोर दरवाजे पे खड़ा था। जाहिर है वो किसी चीज की रखवाली कर रहा है। वो खड़ी हुई और उनकी तरफ गुस्से से घूरा। मुझे आशा है तुम लोगों को खुशी मिली होगी। हम लोग मर सकते थे आज, और उससे भी बुरी बात, हम लोगों को स्कूल से निकाला जा सकता था। अब अगर तुम बुरा ना माना तो मैं सोने जा रही हूँ। रॉन मुंह फाड़ के उसे घूरता रहा। नहीं, हम बुरा नहीं मानेंगे। कोई सोचेगा कि हम उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गए थे, है ना? लेकिन हरमाइनी ने हैरी को सोचने के लिए कुछ और दे दिया था। और जब हैरी बिस्तर पर लेटा तो वो सोच रहा था कि कुत्ता किस चीज की रखवाली कर रहा था। हैग्रिड ने क्या कहा था, अगर आप कोई चीज छुपाना चाहते हैं तो ग्रिंगोस दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह है, शायद हॉगवर्ट्स को छोड़ के। ऐसा लग रहा था जैसे हैरी को ये पता लग गया था कि 713 नंबर की तिजोरी से निकाल गया और छोटा सा गंदा पैकेट कहाँ पे था।